कैप्टन जिन, तुमने मोमो का इस्तेमाल करके अच्छा नहीं किया और अब इसकी सजा तुम्हें मिलकर रहेगी। और कैप्टन तोशिरो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करता है। कैप्टन गिन भी इसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और अपनी जानपाक्टो को बाहर निकाल लेता है। पहले तुमने आइजन की जान ली और अब तुमने मोमो को परेशान किया। तुमने इसे अपनी स्वॉर्ड को इतना जोर से पकड़ने के लिए मजबूर कर दिया कि इसके खून बहने लगा। अरे अरे, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना, अगर मोमो को एक खरोच भी आती है। कैप्टन तोशिरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गिन इचिमारू के साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखो कैप्टन तोशिरो, मुझे मजबूर मत करो। दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं और इन दोनों के अराउंड एक ऑरा डेवलप हो जाता है। कीरा भी यहीं पर होता है। कैप्टन इचिमारू, प्लीज जरूर पीछे रहो। कीरा, यहाँ से चले जाओ। और कैप्टन तोशिरो कीरा से कहता है कि मेरे हमले के 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर मत आ जाना, वरना तुम मारे जाओगे। और तभी तोशिरो गिन पर हमला कर देता है, पर गिन इसके हमले को डॉज कर जाता है। दोनों के बीच में खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, पर गिन बहुत ही आसानी से इसके सारे हमलों को डॉज करता जा रहा था। तोशिरो गिन के कुछ बाल भी काट देता है लड़ते लड़ते और गिन पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तोशिरो हित्सुगाया, जितना सोचा था उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। इसमें कोई शक नहीं कि तुम 10th स्क्वाड के कैप्टन हो। तुम काफी ज्यादा खतरनाक हो। और तोशिरो के अराउंड एक बहुत खतरनाक सा ऑरा क्रिएट हो जाता है, बिल्कुल ड्रैगन बॉल जी के सुपर साइयन की तरह। तुम सीरियस हो लड़ने के लिए, है ना? कीरा इसके ऑरे को देखकर हैरान रह जाता है कि इतना ज्यादा खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर। तोशिरो इस पर हमला कर देता है। गिन भी इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है और जैसे ही दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो गिन देखता है कि इसके थोड़े से कपड़े फट चुके हैं और तभी तोशिरो इस पर तलवार चला देता है और तोशिरो गिन पर भारी पड़ने लगता है। गिन अपने थोड़े से कपड़े को फाड़कर तोशिरो की तरफ फेंकता है और जैसे ही तोशिरो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, गिन अपनी तलवार से तोशिरो पर बहुत सारे हमले करने लगता है। वो भी बहुत ही ज्यादा तेजी से। डॉज करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल आ रही होती है। अभी 10वीं स्क्वाड की कैप्टन कैसा लग रहा है? हाँ, और तभी तोशिरो इसकी तलवार को अपनी चेन से पकड़ लेता है और इसके हमले को रोक देता है। क्या बात है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया तोशिरो। और तभी तोशिरो अपनी असली पावर को रिलीज करता है और हवा में एक जंप लगाकर अपनी असली ताकत को रिलीज करता है। रेन, फोरेस्टेड हेवंस, ह्योरेनमारू। और ऐसा बोलकर तोशिरो एक फ्रोजन ड्रैगन को यहाँ पर समन करता है, एक बर्फ से बना हुआ ड्रैगन जिसका नाम है ह्योरेनमारू। कीरा की नजर इस ड्रैगन पर जाती है और बोलता है कि एक पानी और बर्फ से बना हुआ ड्रैगन, वो भी कैप्टन तोशिरो के स्पिरिचुअल प्रेशर से बना हुआ, और ये ड्रैगन मौसम तक को कंट्रोल कर सकता है। ये पहली बार है जब मैं कैप्टन तोशिरो की ताकत को देख रहा हूँ। तो यही है इनकी अल्टीमेट वाटर आइस सनपाक। तो हाँ, ह्योरेनमारू। और तोशिरो अपने आइस ड्रैगन से इस पर हमला करता है, पर गिन इसके हमले से डॉज कर जाता है। ये हमला बहुत ही ज्यादा तेज होता है जिसकी वजह से कीरा इसकी चपेट में आ जाता है और इसकी बॉडी पर बर्फ जमनी शुरू हो जाती है। तभी तोशिरो दोबारा से गिन पर हमला करता है और गिन अपनी स्वॉर्ड से ही इसके हमले को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और जैसे ही इसका आइस ड्रैगन गायब हो जाता है, तोशिरो इस मौके का फायदा उठाकर गिन के एक हाथ को फ्रीज कर देता है। तुम्हारा खेल खत्म हुआ इचिमारू। शिन्सो, इसे जान से मार डालो। गिन अपना एक सीक्रेट हमला करता है और एक तलवार इसके अंदर से निकलकर तोशिरो पर हमला कर देती है, पर तोशिरो किसी तरह से अपनी स्वॉर्ड का यूज करके इस हमले को ब्लॉक कर देता है। तोशिरो, क्या तुम श्योर हो तुम्हें इसे डॉज करना चाहिए था? क्योंकि अब वो लड़की मारी जाएगी। गिन की स्वॉर्ड मोमो की तरफ जाने लगती है और तोशिरो बुरी तरह से घबरा जाता है, पर तभी कैप्टन मात्सुमोतो यहाँ पर आकर इस हमले को रोक देती है। कैप्टन इचिमारू, जल्दी अपनी स्वॉर्ड को वापस लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे आपसे लड़ना होगा। गिन इसे देखकर स्माइल करता है। मात्सुमोटो। और इस तरफ हम योरोइची को देखते हैं जो कि एक पहाड़ी के ऊपर बैठी होती है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं। इची को इम्प्रूव तो कर रहा है पर उसकी स्पिरिट एनर्जी ज्यादा नहीं बढ़ी है। और यहाँ पर इची को वार्म अप कर रहा होता है। ठीक है, मैंने अपना वार्म अप कर लिया, चलो दोबारा से लड़ते हैं। मैं योरोइची, कहाँ हो तुम? और योरोइची को डाउट होता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या इची को अगले 2 दिनों में अपनी बानकाई को अटेन कर भी पाएगा या नहीं? क्या मुझे इचिको की ट्रेनिंग को एक्सटेंड कर देना चाहिए? और जो इन्फॉर्मेशन अभी तक इसे मिली है उसके हिसाब से जब से रुकिया सेरेते के अंदर आई है उसके एग्जीक्यूशन को 5 दिन कम कर दिया गया है और अब उसे 30 की जगह 25 दिनों में ही एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। और इचिको की 3 दिन की ट्रेनिंग के बाद हमारे पास जरा सा भी समय नहीं बचा है रुकिया को बचाने के लिए। और जब से ये लोग सोल सोसाइटी के अंदर आए हैं यहाँ का समय अलग तरह से बीतता है। अगर ह्यूमन वर्ल्ड में 7 से 10 दिन बीत जाते हैं तो सोल सोसाइटी के अंदर 15 से 25 दिन बीत जाएंगे, जिसका मतलब है कि अगर ये लोग अभी 3 दिन तक ट्रेन करते हैं तो अभी भी इनके पास 8 दिन और बचे हैं ट्रेनिंग करने के लिए और इचिको की ट्रेनिंग को एक्सटेंड किया जा सकता है। मुझे क्या करना चाहिए? उराहारा ने उस ट्रेनिंग को अपने हिसाब से बनाया था ताकि अपनी बानकाई को रिलीज कर सके और इस ट्रेनिंग को सिर्फ कीसके ही पूरा कर पाया था। और कीसके को सिर्फ 3 दिन लगे थे अपनी बानकाई को रिलीज करने के लिए। और अगर इचिको को इससे ज्यादा समय लगता है तो ये चीज इचिको के लिए खतरनाक हो सकती है। अरे अरे, चिंता मत करो। मैंने कीसके पर भरोसा किया पर इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है इचिको की सोल 3 से ज्यादा दिनों तक इस ट्रेनिंग को झेल पाएगी। और यहाँ पर इचिको पागल हो रहा होता है कि भाई कहाँ है योरोइची, आजा ट्रेन कर ले मुझे, भागे क्या मुझसे डर के? और योरोइची डिसाइड करती है कि इचिको को एक और दिन देगी और अगर फिर भी इचिको की स्पिरिट एनर्जी में कोई भी फर्क नहीं दिखता है, यानी कि अगर उसकी स्पिरिट एनर्जी नहीं बढ़ती है तो इसे रिस्क लेना ही होगा। पर इसमें इचिको मारा भी जा सकता है। यहाँ पर हम रुकिया को देखते हैं और कुछ लोग यहाँ पर आकर इसे बताते हैं कि तुम्हारी डेट ऑफ एग्जीक्यूशन को दोबारा से चेंज कर दिया गया है और तुम्हारा एग्जीक्यूशन कल किया जाएगा। ये सुनकर रुकिया हैरान रह जाती है। यहाँ पर मोमो काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और तोशिरो मात्सुमोटो का शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि अगर तुम नहीं आती तो मोमो मारी जाती। नहीं कैप्टन तोशिरो, ऐसा कुछ नहीं है। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जहाँ कुछ ही समय पहले गिन मोमो को मारने वाला था पर मात्सुमोटो सही समय पर आकर इसकी जान बचा लेती है। गिन अपनी तलवार को वापस खींच लेता है और गिन इचिमारू यहाँ से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो? मेरे पीछे आने की जगह स्क्वाड नंबर 5 के लेफ्टिनेंट पर ध्यान दो। और ऐसा बोलकर गिन यहाँ से चला जाता है। यहाँ पर मात्सुमोटो बहुत ही ज्यादा उदास होती है और बोलती है कि गिन इचिमारू, तुम्हारी ये गायब होने की घटिया आदत अभी तक नहीं गई। हाँ, तोशिरो याद करता है कि आइजन का वो लेटर और सुकियो को वो तलवार
हथियार जिसे रुकिया का एग्जीक्यूशन किया जाने वाला है और उसका यूज करके सोल सोसाइटी को खत्म किया जाने वाला है। इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये सब झूठ है या सच? और तभी एक हेल बटरफ्लाई यहाँ पर आ जाती है और बताती है कि रुकिया कोचकी की एग्जीक्यूशन डेट को बदला जा चुका है और अब रुकिया का एग्जीक्यूशन अगले 29 घंटों के बाद होने वाला है और इसके बाद कोई और चेंजेस नहीं किए जाएंगे। और ऐसा बोलकर ये हेल बटरफ्लाई यहाँ से चली जाती है। ये सुनकर तोशिरो हैरान रह जाता है और तोशिरो डिसाइड करता है कि हमें इस एग्जीक्यूशन को रोकना होगा। इस बात को सभी सोल रीपर्स को बताया जाता है और गेन इचिमारू स्माइल करता है। भाई चल क्या रहा है, ये बंदा करना क्या चाहता है? और यहाँ पर रेंची उस जगह के बाहर पहुंच चुका है जहाँ अभी इचिको ट्रेन कर रहा है और यहाँ इचिको और ज़ंगेत्सु एक दूसरे के साथ लड़ रहे होते हैं और योरोइची को सेंस हो जाता है कि कोई इनकी तरफ आ रहा है और तभी गुफा के अंदर एक धमाका होता है। तो यही है तुम्हारी ज़ानपाक्टो की असली फॉर्म? हाँ। और रेंची यहाँ पर आ जाता है। क्या मैं भी ज्वाइन कर सकता हूँ? रेंची को यहाँ पर देखकर इचिको हैरान रह जाता है। रेंची, लगता है अब तुम बोलने वाले हो कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही देख रहे हो। और रेंजी बताता है कि मैं यहाँ पर बस ट्रेन करने के लिए आया हूँ और समय बहुत ही कम है। समय कम है, इससे तुम्हारा क्या मतलब? तब ये सभी लोग सीरियस हो जाते हैं और रेंजी बताता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन का समय बदल चुका है। ये क्या बक रहे हो? रुकिया को कल दोपहर एग्जीक्यूट किया जाएगा। ये सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं और रेंजी कहता है कि अभी मेरी पावर्स उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हुई हैं कि मैं रुकिया की जान बचा सकूं, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ट्रेन करने के लिए। और बोलता है कि चिंता बिल्कुल मत करो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग के बीच नहीं आऊंगा। मुझे ऑलरेडी पता है कि अपनी ज़ानपाक्टो को मटेरियलाइज कैसे किया जाता है और मैं अपनी बांकाई को अटेन करने के बहुत ही ज्यादा पास हूँ। और तभी रेंजी अपनी बांकाई को मटेरियलाइज कर लेता है और वही बंदर यहाँ पर आ जाता है और योरोइची बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है। क्या कहा इसने? कल दोपहर? नहीं, इचिको अपनी बांकाई को तब तक हासिल नहीं कर पाएगा। मिस योरोइची, क्या तुम इसके बारे में श्योर हो? ये ट्रेनिंग का आइडिया तुम्हारा ही था ना, तो इतनी जल्दी हार मत मानो। अगर तुमने कल तक अपनी बांकाई को अचीव नहीं किया, मुझे इसके बारे में नहीं सुनना। अगर डेडलाइन कल की है तो मुझे अपनी बांकाई को आज ही हासिल करना होगा। और इचिको सीरियस हो जाता है और इसका स्पिरिचुअल प्रेशर अचानक से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और यहाँ रुकिया बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। कल मेरा एग्जीक्यूशन है पर मरने से पहले मैं उन सभी को बोलूंगी कि प्लीज इचिको और बाकी सभी को इंसानी दुनिया में भेज दिया जाए। वैसे भी मैं कोचकी क्लैन से बिलोंग करती हूँ, तो हो सकता है वो सभी लोग मेरी बात को मान जाए। और रुकिया अपने सपने में काइन नाम के एक बंदे को देखती है जो कि बुरी तरह से घायल होता है और इसे गले से लगाकर रो रही होती है। और रुकिया ने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया है। रुकिया अपनी ग्रेजुएशन के दिनों को याद करती है जहाँ रुकिया बहुत ही ज्यादा अकेली होती है क्योंकि बाकी सभी सोल रीपर्स रुकिया से दूर ही रहते थे और इसके बारे में गॉसिप्स भी किया करते थे कि रुकिया को तो शाही कुची की फैमिली ने अडॉप्ट कर लिया है और बिना कोई टेस्ट दिए ही ग्रेजुएट हो चुकी है, जबकि बाकी सोल रीपर्स ने बहुत ही ज्यादा मेहनत करके ग्रेजुएशन एग्जाम्स को पास किया है। और ये देखकर बाकी सभी सोल रीपर्स रुकिया से जेलस होने लगते हैं। इसी वजह से रुकिया का कोई दोस्त नहीं होता है और रुकिया स्क्वाड 13 के अंदर होती है। पर तभी इसके पास एक सोल रीपर आता है। हे, क्या हाल है छोटी बच्ची? मैं हूं लेफ्टिनेंट काइन शिबा, तुम्हारा स्क्वाड 13 के अंदर स्वागत है। वैसे हमारी कैप्टन की तबीयत इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रहती है, तो फिलहाल मैं अपनी स्क्वाड का इंचार्ज हूँ और मुझे बुरा नहीं लगेगा अगर तुम मुझे गलती से कभी कैप्टन काइन कहकर पुकार दो। और रुकिया इसकी हरकतों को देखकर हैरान रह जाती है कि भैया खुद की ही तारीफें कर रहा है। कुछ दिन गुजर जाते हैं और रुकिया और काइन शिबा आपस में दोस्त बन जाते हैं। पर काइन एक बात को नोटिस करता है कि रुकिया हर समय उदास रहती है, पर इसे समझ नहीं आता है कि इसकी वजह क्या है। वैसे तुम हमेशा इतनी परेशान रहती हो, इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, पर एक बात को हमेशा याद रखना, जब तक तुम इस स्क्वाड की मेंबर हो मैं हमेशा के लिए तुम्हारा दोस्त रहूंगा रुकिया। ये सुनकर रुकिया को अच्छा महसूस होता है और काइन रुकिया को अपने दो दोस्तों से मिलवाता है, ये दोनों जोकर्स। और काइन रुकिया को मियाको शिबा से मिलवाता है और ये सभी लोग रुकिया का अच्छे से ख्याल रखते थे और ये सब लोग एक परिवार की तरह बन चुके थे। रुकिया फाइनली खुश हो जाती है क्योंकि इसे अपना एक परिवार मिल चुका है। एक दिन शिबा की वाइफ को एक मिशन दिया जाता है। भाग्यवान, अपना ख्याल रखना, ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं इस मिशन को कर लूंगी। पर इस मिशन के दौरान सभी सोल रीपर्स मारे जाते हैं और सिर्फ मियाको ही जिंदा बची थी जो कि फिलहाल बेहोश पड़ी थी। ये देखकर काइन घबरा जाता है और कैप्टन युकिटाकी काइन को शांत रहने के लिए कहता है और बाकी सभी सोल रीपर्स मियाको के लिए प्रार्थना करते हैं। और दूसरी ओर मियाको अपने बिस्तर से अचानक से उठ जाती है आधी रात को और पहरा दे रहे सभी सोल रीपर्स को मौत के घाट उतार देती है। तभी कैप्टन युकिटाकी, रुकिया और बाकी सभी लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि काइन शिबा की वाइफ भला अपने ही स्क्वाड के सोल रीपर्स को क्यों मार रही है। तभी मियाको युकिटाकी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाती है, पर तभी काइन यहाँ पर आ जाता है और काइन को यहाँ पर देखकर मियाको यहाँ से भाग जाती है। और इस हादसे को देखकर काइन समझ जाता है कि इसकी वाइफ पर किसी हॉलो ने काबू कर लिया है और मियाको के पीछे जाने के बारे में सोचता है। नहीं काइन, अगर तुम उसके पीछे जाते हो तो तुम उसके जाल में फंसते चले जाओगे। नहीं कैप्टन जी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और काइन डिसाइड करता है कि अगर ये अपनी पत्नी को ठीक नहीं कर पाया तो अपने हाथों से मियाको को मार डालेगा। ये तीनों उसे ढूंढने के लिए चले जाते हैं और तब इनके सामने एक हॉलो आ जाता है जो कि काफी अजीब सा दिख रहा था और इस हॉलो को देखकर काइन समझ जाता है कि मियाको को कंट्रोल करने वाला यही हॉलो था। कैप्टन काइन शिबा, प्लीज मुझे परमिशन दीजिए ताकि मैं इस हॉलो का सर धड़ से अलग कर सकूं। कैप्टन युकिटाकी, प्लीज क्या मैं अकेले इस हॉलो से लड़ सकता हूँ? कैप्टन युकिटाकी इसके लिए मान जाता है और काइन शिबा इस हॉलो से कहता है कि क्या तुम्हें उसे मारने से पहले एक बार भी अफसोस नहीं हुआ क्या? अफसोस तभी होता है जब किसी के पास फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं। ना मेरे पास कोई फीलिंग है ना ही कोई इमोशन है, पर मुझे एक बात का अफसोस है, उस औरत को खाने से पहले मैं उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करना चाहता था पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। ये सुनकर काइन को गुस्सा आ जाता है और अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करके इस हॉलो पर हमला कर देता है। इस हॉलो की दोनों टांगे कट जाती हैं और काइन इसके टेंटिकल को पकड़कर इसे जान से मारने के लिए अपनी ज़ानपाक्टो को रिलीज करता है, पर इसकी ज़ानपाक्टो रिलीज होने से पहले ही टूटकर बिखर जाती है। ये देखकर काइन हैरान रह जाता है कि ये अभी हुआ क्या। मैंने अपने टेंटिकल्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर कोई भी सोल रीपर इन्हें छूता है तो उसका ज़ानपाक्टो अपने आप ही टूट जाता है। और ये हॉलो काइन पर हमला कर देता है। रुकिया इसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने लगती है पर युकिटाकी इसे रोक देता है। अगर तुम काइन की हेल्प कर भी देती हो रुकिया, तो हो सकता है वो पच
पहुंच जाए, पर इसके बाद तुम उसके ऑनर को हमेशा के लिए खत्म कर दोगी। पर कोई उसकी शान की परवाह क्यों करेगा कैप्टन, जब उसकी जान ही चली जाएगी। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ रुकिया, और इसे हमेशा याद रखना, लड़ाइयाँ दो तरह की होती हैं। हमें इस बात के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हम जिंदा रहने के लिए लड़ रहे हैं या अपने ऑनर की रक्षा करने के लिए। इस समय काइन अपनी शान के लिए लड़ रहा है, उसके मारे गए साथियों की शान के लिए, उसकी खुद की शान के लिए, और इन सभी से ऊपर अपनी मरी हुई वाइफ के लिए। ये सुनकर रुकिया ना चाहते हुए बेरुक जाती है और ये हॉलो काइन से कहता है, क्या हो गया, अपने दोस्तों को नहीं बुलाओगे अपनी हेल्प के लिए? उप्स, वो सभी तुम्हारे गए। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। और मैं तुम्हारा हाल भी वैसा ही करने वाला हूँ जैसा तुम्हारी पत्नी का किया था। और ये हॉलो अपने टेंटिकल्स से काइन की बॉडी के ऊपर समा जाता है और काइन हॉलो के कंट्रोल में आ जाता है। और ये हॉलो रुकिया पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, पर कैप्टन यूकिटाकी इसे रोक लेते हैं। रुकिया, यहाँ से भाग जाओ। और रुकिया यहाँ से भागने लगती है और रोते हुए यही सोच रही थी कि आखिर ये सब कुछ क्यों हुआ, ये सब नहीं होना चाहिए था। पर काइन के रूप में ये हॉलो यूकिटाकी से कहता है, तुम मुझसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, पर तुम मुझ पर हमला नहीं कर रहे। ऐसा क्यों है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि यूकिटाकी को लगता है कि काइन की बॉडी से इस हॉलो को बाहर निकाल सकता है, पर ऐसा करना नामुमकिन होता है। तब यूकिटाकी इस हॉलो को घायल कर देता है। अरे तुम कैसे इंसान हो, अपने साथी पर ही हमला कर रहे हो। अब काइन को वापस नहीं लाया जा सकता है, तो अब मेरे पास कोई चारा नहीं बचा है। अब मुझे काइन के शरीर के साथ तुम्हारी भी जान लेनी होगी। जैसे ही यूकिटाकी इस हॉलो को मारने ही वाला होता है, तभी अचानक से इसके मुंह से खून बहने लगता है, क्योंकि यूकिटाकी पहले से ही बहुत ही ज्यादा बीमार रहता है। और इस मौके का फायदा उठाकर ये हॉलो यहाँ से भाग जाता है। तभी रुकिया वापस आती है और रुकिया को यहाँ पर देखकर ये हॉलो इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। रुकिया, यहाँ से भाग जाओ। पर रुकिया को समझ नहीं आता कि अब इसे करना क्या चाहिए। और आखिरी समय पर काइन अपने शरीर पर काबू पा लेता है और सीधा अपने शरीर को रुकिया की जान पकड़ों के आर पार कर देता है। और काइन अपने कैप्टन का शुक्रिया अदा करता है। आपका शुक्रिया कैप्टन यूकिटाकी, मुझे अकेले लड़ने देने के लिए। काइन, क्या आपने जानबूझकर खुद को घायल कर लिया? रुकिया, प्लीज हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैंने अपने मतलब के लिए तुम्हें भी इन सब में घसीट लिया। तुम्हारा शुक्रिया रुकिया, अपना कीमती समय मुझे देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और ऐसा बोलकर काइन अपना दम तोड़ देता है। मैं शुक्रिया के लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें नहीं बचा पाई। इसके बाद हम दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं और कैप्टन यूकिटाकी ब्याकुया से मिलता है। कैप्टन कुछ की एक नई मुसीबत खड़ी हो चुकी है। रुकिया की एग्जीक्यूशन डेट को और भी ज्यादा कम कर दिया गया है। पर ब्याकुया को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। ब्याकुया, तुम कैसे भाई हो? हाँ, तुम्हारी बहन कल मारी जाने वाली है, पर तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी यूकिटाकी की हालत खराब होने लगती है और ब्याकुया कहता है कि तुम रुकिया की चिंता मत करो, खुद का ख्याल रखो, वरना अपनी जान खो बैठोगे। तुमने पहले भी अपना एक साथी खो दिया था। और ब्याकुया अभी काइन शीबा के बारे में बात कर रहा था, पर जाते हुए यूकिटाकी से कहता है कि रुकिया मेरे परिवार का हिस्सा है और फैमिली मैटर्स में किसी बाहर वाले को नहीं आना चाहिए। और फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन रुकिया को एग्जीक्यूट किया जाने वाला है। और रुकिया को इसके एग्जीक्यूशन के लिए सोकियोको हिल पर लेकर जाया जाता है। और यहाँ केनपाची के साथ साथ इसकी टीम यानी कि स्क्वाड 11 रुकिया को बचाने के लिए एग्जीक्यूशन स्टैंड तक जाने लगते हैं, क्योंकि अब स्क्वाड 11 ओरिहिमे और इचिगो के साथ है। और अब ये सभी लोग मिलकर रुकिया को बचाना चाहते हैं। केनपाची ओरिहिमे और यूचिरो से रास्ता पूछता है कि अब कहाँ जाना है। शायद से इस तरफ चलो। यूचिरो, क्या तुम पागल हो? मुझे जोर से लगा, मैंने कहा ना इस तरफ चलो। ए छोटी बच्ची, मुझे लगता है तुम्हें ओरिहिमे पर छोड़ देना चाहिए। तुम्हें रास्तों का पता नहीं चलता है लेफ्टिनेंट। चुप हो जा टकलू। और याचिरो इसके टकले पर थूक देती है, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आ जाता है। शांत हो जा टकली। लगता है मुझे अपनी इंस्टिंक्ट्स को ही फॉलो करना होगा। और यहाँ पर इशिदा एक बटरफ्लाई को देखता है। कितनी क्यूट है ये बटरफ्लाई, क्या यहाँ नहाने के लिए कोई जगह मिलेगी क्या? बटरफ्लाई को देखते ही पागल हो जाता है और दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। तभी इन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और इन्हें पता चलता है कि कोई इनकी तरफ ही आ रहा है। और तभी छत को तोड़कर केनपाची ज़ेराकी इनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर ये तीनों घबरा जाते हैं। गांजू की तो आत्मा ही बाहर आ जाती है। ज़ेराकी, केनपाची, स्क्वाड 11 का बंदा यहाँ क्या कर रहा है? और तभी इशिदा देखता है कि ओरिहिमे भी यहीं पर है। और इन तीनों को सही सलामत देखकर ओरिहिमे खुश हो जाती है और याचिरो ओरिहिमे के ऊपर झूल रही होती है। और यहाँ पर एक सोल रीपर ब्याकुया को बताता है कि रुकिया के एग्जीक्यूशन का समय हो चुका है, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। पर जाने से पहले ब्याकुया एक लड़की की फोटो को देखता है जो कि रुकिया पूछ की जैसी लग रही थी। तो मैं चलता हूँ, हिसाना। और इस लड़की का नाम हिसाना है। और इस तरफ हम स्क्वाड 7 के कैप्टन तासिन कुमामुरा को देखते हैं, जो कि बुरी तरह से कंफ्यूज्ड था, क्योंकि रुकिया ने भले ही एक सीरियस क्राइम किया हो, पर इसकी सजा इतनी ज्यादा बड़ी नहीं होती है कि उसे जान से ही मार दिया जाए। और ये सारी बातें सोचकर इसका दिमाग खराब हो जाता है और इसे समझ नहीं आता कि इसे क्या करना चाहिए। तभी इसका लेफ्टिनेंट तेत्सुजाइमोन इसे इन्फॉर्म करता है कि समय हो चुका है, अब सोचने का समय नहीं है सर। तभी कैप्टन तोशिन यहाँ पर आ जाता है और ये सब लोग भी इसके साथ जाने वाले हैं। और यहाँ हम स्क्वाड 2 के लेफ्टिनेंट मारिचियो उमाइडा को देखते हैं। ये मोटू अपने बिस्किट्स खाता है और अपने कैप्टन से कहता है ये क्या सही में रुकिया को मरना चाहिए क्या, क्योंकि रुकिया ने कोई इतना सीरियस क्राइम भी नहीं किया था। और इसके रिप्लाई में इसकी कैप्टन सुई फेंग कहती है, मुझे सही गलत में कोई दिलचस्पी नहीं है, मैं बस दुश्मनों को जान से मारती हूँ और मुझे बस उसी चीज पर गर्व है। क्यों? और उमाइदा, मेरे रास्ते में मत आना, वरना मैं तुम्हें भी जान से मार डालूंगी। ठीक है, मैं इसे याद रखूंगा। और यहाँ पर कैप्टन क्यूराको मस्त एक घर के ऊपर सो रहा होता है और इसकी कैप्टन इसे कहती है कि सर मैं आपको हर जगह ढूंढ रही थी और आप यहाँ पर सो रहे हो, जल्दी करो, तैयार हो जाओ। नौ सुनिए, मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो चुकी है। क्या हो गया? और छोरी, मेरा मुंह जल रहा है। लगता है ये घास का टुकड़ा जो मैं अभी खा रहा हूँ रे बाबा, ये जहरीला था। इसको बाहर निकालिए। नौ, अरे बबुआ, तुम्हें क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए रे? आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? वैसे भी मैं कुछ भी कहूँ आप हमेशा वैसे ही करते हैं जैसा आपको सही लगता है, पर चिंता मत कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी। और यहाँ कैप्टन ज़ेराकी और इसकी पूरी टीम बुरी तरह से भटक चुकी है। अब मैं कैसे बताऊँ, कभी कभी समय लग जाता है ना सही रास्ता ढूंढने में। मैंने कहा था ना, इस छोटी बच्ची को रास्ता दिखाने के लिए क्यों बोला? ये जोरो की कॉपी है। ये सारी छोटी बच्चियां एक जैसी होती हैं। ये सुनकर याचिरो को गुस्सा आ जाता है और इसका टकला खाने लगती है भाई साहब। और तभी इन्हें कुछ कैप्टन की प्रेजेंस सेंस हो जाती है और ज़ेराकी भी इसे सेंस करता है। बाहर आओ।
तुम कैप्टन को ऐसे चुपना शोभा नहीं देता। और तभी कैप्टन तोमामुरा और कैप्टन तोशिन इनके सामने आ जाते हैं और इनके साथ इनके दोनों लेफ्टिनेंट्स भी होते हैं। कैप्टन सेराकी कहाँ जा रही है? और अमाकी की इन्हें देखकर फट जाती है कि भाई हम इनके साथ कैसे लड़ेंगे। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि मैं तुम्हें लड़ने दूंगा? केनपाची लड़ने के लिए बेताब हो जाता है और इन सभी को 4 वर्सेस 1 की फाइट के लिए चैलेंज कर देता है। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम हमें हरा सकते हो? तुम्हें खुद पर कुछ ज्यादा ही भरोसा नहीं है सेराकी? तुम कुछ ज्यादा ही बोलते हो। लड़ना शुरू करें क्या? सब लोग एक साथ मुझ पर हमला करना, चारों दिशाओं से मुझ पर हमला करते हो तो शायद तुम मुझे मार सकते हो। और पीछे से अमाकी पूछता है कि सर जी हम क्या करें? और जिराकी कहता है कि यहाँ से निकल जा, तू तो बस मेरे रास्ते में आएगा। ये सुनकर अमाकी बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है कि भाई मुझे क्यों तोड़ा। अमाकी, केनी काफी खुश लग रहा है, तुम इसके बीच में नहीं आना चाहिए। ठीक है केनी, हम सब लोग इचिगो को ढूंढने के लिए निकलते हैं। और केनपाची भी इस बात के लिए मान जाता है पर याचिरो इन सभी से कहती है अभी मस्कुलर गोरिल्ला पेंसिल नेक और तुम सोई कुड़ी। और इशिदा को पता चलता है कि अभी इस याचिरो ने इसे पेंसिल नेक बुलाया है और इन सभी को खींच कर अपने साथ ले जाती है। और यहाँ तोशिन को गुस्सा आ जाता है कि अभी तुमने कहा कि मैं इन सभी को देख लूंगा, हाँ क्या तुम हमें भड़का रहे हो या तुम्हें सच में लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो? ज़ेराकी, लगता है तुमने अपना आत्मसम्मान ही नहीं खोया है बल्कि अपना दिमाग भी खो चुके हो। तो मुझ में पहले से ही नहीं है, मुझे बस लड़ने की भूख है। पर ओरिहिमे को बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है कि क्या ज़ेराकी ठीक रहेगा। पर याचिरो कहती है कि तुम चिंता मत करो, केनी नहीं हारने वाला है। और यहाँ कैप्टन ज़ेराकी के सामने ये चारों खड़े होते हैं। कितनी बार कहना पड़ेगा, चारों एक साथ हमला करो। और इकाको और युमिचिका यहाँ पर आ जाते हैं। अरे कैप्टन जी, सारी लड़ाई का मजा आप अकेले ही उठाना चाहते हैं? ऐसा नहीं होने वाला है, हमें भी तो मौका दीजिए। और इकाको कहता है कि क्यों ना हम दोनों इन लेफ्टिनेंट्स को संभाल लें और आप अकेले इन दोनों कैप्टन्स के साथ लड़ सकते हैं। पर केनपाची इन दोनों को ऑर्डर्स देता है कि ये दोनों अपने ओपोनेंट्स को यहाँ से दूर लेकर जाएं। पर इकाको और युमिचिका इन दोनों लेफ्टिनेंट्स को लेकर यहाँ से चले जाते हैं और अब केनपाची लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। तुमने हमारा मजाक बना के रख दिया है, अब तुम नहीं बचने वाले। और ऐसा बोलकर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और अपने खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर को रिलीज करता है। अब इससे बचकर दिखाओ। और कैप्टन कोमामुरा अपनी पूरी ताकत को रिलीज करके ज़ेराकी पर एक हमला कर देता है पर ज़ेराकी इसके हमले से बच जाता है। पीछे हट जाइए, मैं इसकी सारी हड्डियां तोड़ता हूँ। और तभी कैप्टन तोशिन अपनी तलवार को बाहर निकालता है और अपने खतरनाक हमले का यूज करता है। सुजुमुशी, निशिकी, बेनिहिको। और इसके अराउंड बहुत सारी तलवारें आ जाती हैं और इन सभी तलवारों को नीचे जमीन पर फेंक देता है जहाँ केनपाची ज़ेराकी खड़ा हुआ था। उसका नामो निशान तक खत्म हो चुका होगा। पर जैसे ही धूल उड़ती है तो हम देखते हैं कि ज़ेराकी इनके सामने खड़ा होता है। बस इतना ही। ये दोनों ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि भाई ये खड़ा कैसे है, इसके शरीर में तलवारें घुस रखी हैं। ये अब तक खड़ा कैसे है? ये कैसे हो सकता है? और तभी अपनी बॉडी में लगी हुई एक तलवार को बाहर निकालता है। और यहाँ रेंजी अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके जाने लगता है और जाते हुए योरोइची से कहता है हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है, क्या ये बंदा अपनी बानकाई को आज रिलीज कर पाएगा? पर योरोइची इसकी बात का कोई जवाब नहीं देती है। क्या तुम तैयार हो इचिको? इस बार मैं तुम पर रहम नहीं करने वाला। हाँ मैं जानता हूँ, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। मुझे इचिगो पर पूरा भरोसा है। इचिगो अपनी बानकाई को रिलीज करने के काफी ज्यादा करीब है। और तभी ज़ानगेत्सु अपने 1000 से ज्यादा क्लोन्स बना लेता है और अपने सभी क्लोन्स के साथ इचिगो के साथ लड़ने लगता है। और इचिगो को इसके साथ लड़ने में काफी ज्यादा दिक्कत भी आने लगती है। ज़ानगेत्सु इचिगो की तारीफ करता है कि तुम काफी अच्छा लड़ रहे हो पर अभी तक तुमने अपनी बानकाई को अचीव नहीं किया है। क्या तुम हार मानते हो या इसे कंटिन्यू करना चाहते हो? ये बेकार के सवाल मुझसे मत करो, अपनी पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। और इचिगो ज़ानगेत्सु के साथ दोबारा से लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर रेंजी बहुत सारे सोल रीपर्स को मारता जा रहा था और इन सभी को समझ नहीं आता कि रेंजी ऐसा क्यों कर रहा है। दरअसल रेंजी अभी रुकिया की तरफ ही जा रहा होता है और बोलता है कि बस थोड़ा समय और मैं तुम्हें बचा लूंगा रुकिया। और रेंजी रुकिया के साथ बिताए गए अपने बचपन के दिनों को याद करता है। हिम्मत मत हारना, मैं तुम्हें बचा लूंगा रुकिया। और तभी भागते भागते रेंजी रुक जाता है और इसे खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर सेंस होता है। रेंजी ऊपर देखता है और ऊपर ब्याकुया कुचकी खड़ा होता है जो कि रेंजी को ही देख रहा था। कैप्टन कुचकी, कहाँ जा रहे हो? रेंजी रेंजी बुरी तरह से डर जाता है, इसके पसीने आने लगते हैं और बोलता है कि मैं रुकिया की जान बचाने के लिए जा रहा हूँ। तुम नहीं जा सकते। क्या आप मुझे नहीं जाने दोगे? मैं दोबारा नहीं कहूँगा। और तभी पलक झपकते ही ब्याकुया रेंजी के पास आ जाता है और रेंजी पर हमला कर देता है लेकिन रेंजी अपनी स्वॉर्ड से इसके हमले को रोक देता है। ब्याकुया पीछे जाकर खड़ा होता है। सेनका स्पार्क फ्लावर। हाँ, और ये वही हमला होता है जो कि ब्याकुया ने इचिगो के ऊपर परफॉर्म किया था। ये एक स्पेशल फ्लैश स्टेप है जिसका यूज करके ब्याकुया अपने दुश्मन के पीछे जाकर हमला करता है ताकि उसकी सोल चेन को डिस्ट्रॉय कर सके। पर रेंजी ने इसके इस हमले को बहुत बार देख लिया है और इसके माइंड ने इसके हमले को पहले ही भांप लिया था और अब इसकी ट्रेनिंग की वजह से इसका शरीर काफी ज्यादा तेज हो चुका है और ब्याकुया के हमले को आसानी से देख सकता है। अब उस ब्लेड से आप मुझे नहीं मार सकते। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे तुम जीत गए। तुम्हारे इस आत्मविश्वास का राज क्या है? तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत गए? और तभी ब्याकुया अपने सिग्नेचर मूव का यूज करता है। फिर जाओ। लेकिन तभी रेंजी इस पर हमला करता है और इससे पहले कि ब्याकुया अपने स्कैटर वाले इस हमले को यूज कर पाता, रेंजी अपनी स्वॉर्ड को एक्सटेंड करके इसके हमले को रोक देता है और बोलता है कि मैंने तुमसे कहा था ना, तुम अब मुझे नहीं मार सकते हो ब्याकुया। और बताता है कि मुझे तुम्हें हमेशा से ही सरपास करना था। तुमने अपनी जान पाक्टो को बिना उसका नाम लिए रिलीज किया। क्या इसका मतलब है कि तुमने? मैं आपको सरपास करके ही रहूंगा कैप्टन कुचकी। और यहाँ ज़ानगेत्सु इचिगो को बुरी तरह से घायल कर देता है और ज़ानगेत्सु इससे कहता है कि तुम्हारी बॉडी की लिमिट रीच हो चुकी है और अब तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अगर तुम ऐसे ही लड़ते रहे तो तुम अपनी बानकाई को मास्टर करने से पहले ही मर जाओगे। क्या तुम्हें अभी भी अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है इचिगो? और यहाँ पर रेंजी अपनी बानकाई को रिलीज कर देता है। बानकाई? और इस बानकाई का स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है और हम रेंजी की बानकाई को देखते हैं जिसका नाम है इहियो ज़ाबिमारू। क्या बात है, तुम
तुमने अपनी बानकाई को अचीव कर लिया। पर रेंजी कहता है कि मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ कुछ की, मुझे रुकिया को बचाने के लिए जाना ही होगा। मैं अपना उत्तर तुम्हें पहले ही दे चुका हूँ। पर रेंजी कहता है कि तब मुझे आपको जान से मारना होगा। असंभव, तुम मुझे मेरे एक घुटने पर भी गिरा नहीं सकते हो। रेंजी को गुस्सा आ जाता है और अपनी जाबिमारू से ब्याकुया पर हमला कर देता है, पर ब्याकुया यहाँ से गायब हो जाता है। रेंजी दोबारा से ब्याकुया पर हमला करता है, पर एक और बार यहाँ से गायब हो जाता है और ऊपर छत पर जाकर खड़ा हो जाता है। और तभी जाबिमारू सभी बिल्डिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है ताकि ब्याकुया किसी पर खड़ा ही ना हो सके। पर ब्याकुया बहुत ही ज्यादा आसानी से इन सभी हमलों को डॉच कर रहा था। तुम्हारी शक्तियाँ काफी ज्यादा है, पर अफसोस मुझे हराने के लिए काफी नहीं। फैल जाओ सेनबोन ज़ाकुरा। और ऐसा बोलकर ब्याकुया इसकी बानकाई को ही तोड़ देता है। जाबिमारू के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और नीचे जमीन पर आकर गिर जाता है, लेकिन रेंजी की बानकाई दोबारा से पहले की तरह जुड़ जाती है। ये देखकर ब्याकुया हैरान रह जाता है कि इसकी जानपाक्टो दोबारा से कैसे जुड़ सकती है। दरअसल ब्याकुया की इस सेनबोन ज़ाकुरा नाम की टेक्निक का जो असली मकसद है, उसमें हजारों छोटे छोटे ब्लेड्स जिन्हें आंखों से देखा भी नहीं जा सकता है, बहुत ही तेजी से दुश्मन पर हमला करते हैं। पर रेंजी की बानकाई इसके स्पिरिचुअल प्रेशर के साथ जुड़ी हुई है, तो ब्याकुया चाहे तो इसकी जानपाक्टो के कितने भी टुकड़े क्यों ना कर दे, ये दोबारा से जुड़ जाएगी। इसी वजह से सेनबोन ज़ाकुरा का इसके ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला है। पर रेंजी बताता है कि मैंने जानबूझकर अपनी जाबिमारू के सभी जॉइंट्स को सेपरेट कर दिया था ताकि तुम्हारे हजारों ब्लेड्स को डॉच कर सकूं। ये सुनकर ब्याकुया हैरान रह जाता है। कैप्टन कुछ की हार मान लो। और तभी ब्याकुया अपने घुटने के बल बैठ जाता है और ब्याकुया ने इससे कहा था कि हराना तो दूर की बात है, तुम मुझे मेरे एक घुटने तक नहीं लेकर आ सकते हो। लो मैं ले आया, अब मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। असलियत में रेंजी भी जानता था कि ब्याकुया को हराना इतना आसान नहीं होने वाला है और ब्याकुया पर हमला कर देता है। पर ब्याकुया इस बार एक नई टेक्निक का यूज करता है, बाकुडो नंबर 33 सोकात्सुई। और ऐसा बोलकर ब्याकुया इस पर हमला कर देता है। चारों ओर तबाही मच जाती है और ये बाकुडो टेक्निक को कुछ गिने चुने कैप्टन ही यूज कर सकते हैं और इस हमले से रेंजी की बैंड बच जाती है। तभी इसे ब्याकुया दिखता है और ब्याकुया पर हमला कर देता है और ब्याकुया दोबारा से इसकी जानपाक्टो को टुकड़ों में काट देता है, जिसकी वजह से इसकी जानपाक्टो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अब रेंजी की बानकाई लड़ने लायक नहीं बचती है। तुम इग्नोर से क्या हो, तुम्हारी बानकाई की एक कमजोरी है। तुम्हारी बानकाई बहुत ज्यादा बड़ी है। तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर के हिसाब से तुम्हें इसे ठीक से यूज करने के लिए कम से कम 10 साल ट्रेन करना होगा। तुम तैयार नहीं हो अपनी बानकाई को मैदानी जंग में उतारने के लिए। ये सुनकर रेंजी को गुस्सा आ जाता है और दोबारा से ब्याकुया पर हमला कर देता है। बाकुडो नंबर 61 रिकुचोकोरो। और इस हमले का यूज करके रेंजी को चारों ओर से कैप्चर कर लेता है और रेंजी से कहता है कि तुम चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, तुम मुझे नहीं हरा सकते। शायद तुम भूल चुके हो, बानकाई का इस्तेमाल करना मुझे भी आता है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? और ब्याकुया अपनी बानकाई को रिलीज कर देता है। बानकाई सेनबोन ज़ाकुरा कागेयोशी। ब्याकुया की स्वॉर्ड नीचे जमीन में पानी की तरह डूब जाती है और तभी जमीन में से बहुत सारी स्वॉर्ड्स बाहर निकलती हैं, जिसके बीच में ब्याकुया खड़ा होता है। रेंजी देखकर हक्का बक्का रह जाता है और तभी ये स्वॉर्ड्स लाखों छोटी छोटी ब्लेड्स में बदल जाती हैं और अपने आसपास की सभी चीजों को तबाह करके रेंजी पर हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से रेंजी बुरी तरह से घायल हो जाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये सेनबोन ज़ाकुरा एक ऐसी टेक्निक है जिसमें 1000 से भी ज्यादा स्वॉर्ड्स टूटकर बिखरकर करोड़ से भी ज्यादा ब्लेड्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, जिनके पाथ को डिटेक्ट करना नामुमकिन है। ये कितनी ज्यादा है इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता और विक्टिम कुछ नहीं कर सकता, बस देख सकता है कि कब ये ब्लेड्स तुम्हारे अंदर से गुजर जाएंगी। इस हमले में मनुष्य बस अपनी मौत के आने का इंतजार ही कर सकता है, पर तुम्हें इस बात पर गर्व होना चाहिए कि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा। रेंजी अधमरी हालत में होता है और बहुत मुश्किल से ही खड़ा हो पा रहा था। ब्याकुया नोटिस करता है कि अभी तक जिंदा है और बोलता है कि हिलो मत वरना मारे जाओगे। और तभी रेंजी बहुत ही मुश्किल से घायल होकर खड़ा होता है और बोलता है कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, मैं अब भी लड़ सकता हूँ। ये देखकर ब्याकुया हैरान रह जाता है कि रेंजी अभी तक जिंदा है। क्या तुमने सुना नहीं? मैंने कहा हिलो मत। और रेंजी दोबारा से इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी ब्याकुया अपने ब्लेड्स का यूज करके रेंजी को दोबारा से कैप्चर कर लेता है और रेंजी पूरी तरह से चिल्लाता है और नीचे जमीन पर गिर जाता है। तुमने मेरी बात को अनसुना कर दिया, अब हिलना मत वरना मारे जाओगे। पर ये मेरा तुमसे वादा है, तुम्हारी बानकाई जा चुकी है और ऐसा तब ही होता है जब किसी की बानकाई का मालिक मरने की कगार पर खड़ा होता है। रेंजी अपनी एक उंगली तक को नहीं हिला पा रहा था और हार मानने की कगार पर खड़ा होता है और तभी इसे इचिको की एक बात याद आती है कि इचिको कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो हमेशा अपने चेहरे पर एक स्माइल रखता है। रेंजी भी अपने चेहरे पर एक स्माइल लेकर आता है और कसम खाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रुकिया को बचा कर ही रहूंगा। और तभी रेंजी अचानक से ब्याकुया की स्वॉर्ड से खुद को आजाद कर लेता है। ये देखकर ब्याकुया हैरान रह जाता है। रेंजी अपने ब्लेड को सीधा ब्याकुया के शरीर के अंदर घुसा देता है, पर रेंजी की स्वॉर्ड ही टूट जाती है और अब रेंजी लड़ने की हालत में नहीं होता है और नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। काबिलियत तारीफ, तुमने लगभग मुझे हरा ही दिया था। और ऐसा बोलकर ब्याकुया यहाँ से चला जाता है, इसके ऊपर अपने स्कार्फ को रखकर। और यहाँ पर रुकिया जिसे एग्जीक्यूशन के लेकर जाया जा रहा था, इसे फील होता है कि रेंजी की स्पिरिचुअल एनर्जी गायब हो चुकी है। रेंजी तुमने ये क्यों किया? रुकिया बुरी तरह से घबरा जाती है और इसे रेंजी की फिक्र हो जाती है और तभी गिन इचिमारू यहाँ पर आ जाता है। गुड मॉर्निंग, कैसी हो रुकिया? किन इचिमारू? और गिन इचिमारू एक डेविलिश स्माइल देता है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने सीनियर्स की इज्जत करनी चाहिए? मुझे माफ कर देना कैप्टन इचिमारू। अरे नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था। कैप्टन इचिमारू आप यहाँ पर क्यों आए हैं? वैसे कोई खास वजह तो नहीं है, मैं बस
यहाँ से गुजर रहा था और सोचा एक आखिरी बार तुमसे मिलता चला जाऊं, तुम्हें छेड़ने के लिए। और रुकिया याद करती है कि ये आदमी शुरू से ही काफी ज्यादा गड़बड़ था और जब भी इसकी आंखों में देखा करती थी बुरी तरह से घबरा जाती थी। इसकी आंखें, इसके हाथ किसी भूखे सांप की जैसी लगती थी और जब ये ब्याकुआ के साथ बात करता था तो इसे ऐसा लगता था कि जैसे किसी सांप ने इसको पकड़ रखा है, किसी जहर की तरह 1 सेकंड में अंदर घुस सकता था। और प्रेजेंट में भी इसे ऐसा ही लगता है। क्या हुआ, कहाँ खो गई? कुछ नहीं। वैसे मुझे लगता है वो भी जिंदा है। हाँ, मैं रेंजी की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर रुकिया घबरा जाती है और इसे रेंजी की स्पिरिचुअल एनर्जी फील नहीं हो पा रही थी। वो मरने वाला है बहुत ही जल्द। वो तुम्हें बचाने के लिए आ रहा था पर अफसोस बेचारा मारा गया। तुम नहीं चाहती ना कि तुम्हें बचाने के चक्कर में सभी लोग मारे जाएं? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारी जान बचा लूं? ये सुनकर ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि सर ये क्या बोल रहे हो आप? मैं अभी इसी वक्त तुम्हारी जान बचा सकता हूँ रुकिया, तुम्हारी, रेंजी की और बाकी सभी की जान भी, अगर तुम ऐसा चाहती हो। क्या ये मजाक कर रहा है? पर ये मुझे क्यों बचाना चाहेगा? तभी गिन इचिमारू इसके पास आता है। तुम्हें क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? हाँ कर रहा हूँ। ये सुनकर रुकिया दोबारा से डिसअपॉइंटेड हो जाती है और गिन यहाँ से जाने लगता है। बाय बाय रुकिया, सोकियोको पर मिलते हैं। और रुकिया को बहुत ही ज्यादा बुरा फील होता है कि इसने मेरी फीलिंग्स का फायदा उठाया। ये बस मेरे साथ खेल रहा था और ये जानते हुए भी मैंने इस पर भरोसा कर लिया। और रुकिया जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गिन इचिमारू एक डेविलिश स्माइल देता है कि जैसे इसे रुकिया की चीखों को सुनकर मजा आ रहा है। भाई नफरत हो गई यार इस बंदे से। और यहाँ पर केनपाची तो मेरे लिए चीजें आसान कर रहे हो। और केनपाची इन दोनों पर भारी पड़ने लगता है और इन दोनों की बैंड बजा देता है और बोलता है कि साला तुम्हें कैप्टन किसने बना दिया? तुमने मुझे निराश किया, जल्दी अपनी बानकाई को रिलीज करो। और कैप्टन कोमामुरा कहता है कि तुम हमारी बानकाई को देखना डिजर्व भी नहीं करते हो, तुम एक गद्दार हो। और तभी तोशिन यहाँ पर आता है। रुक जाइए कोमामुरा, इसे तो मैं देखता हूँ। और तोशिन कहता है कि पूरे 13 स्क्वाड्स में से सिर्फ केनपाची ही एक ऐसा बंदा है जो कि अपनी जानपाक्टो की न ही शिकाई को रिलीज कर सकता है और न ही इसकी बानकाई को रिलीज कर सकता है। इन दोनों फॉर्म्स को हासिल करने के बाद ही कोई सोल रिपर एक कैप्टन बन सकता है, पर केनपाची को इन दोनों में से कुछ भी नहीं आता है। तो ये एक कैप्टन के नाम पर कलंक है। और इन दोनों टेक्निक्स को ना सीखने के अलावा भी कैप्टन बनने के 3 तरीके और हैं। पहला है कैप्टन एग्जाम को पास करना, दूसरा है 6 कैप्टन की सिफारिश से पास करना और तीसरा है सभी कैप्टन में से किसी एक कैप्टन को सिलेक्ट करके उसे उसी की स्क्वाड के सामने उसके साथ फाइट करके उसे हरा देना। और तुमने एक कैप्टन बनने के लिए तीसरे तरीके का यूज किया। तुमने स्क्वाड 11 के कैप्टन को जान से मार दिया। उस ये दिन से समझ में आ चुका है तुम एक राक्षस हो जिसे बस खून की प्यास है। तुम सेरेटी में रहने के लायक नहीं हो। बहुत ज्यादा बोलते हो, मुझसे इतनी ही ज्यादा नफरत है तो आकर मुझ पर हमला करो। मुझे तुम्हें यहीं पर मारना होगा और वापस से शांति की स्थापना करनी होगी। तो शीन को गुस्सा आ जाता है और अपनी बानकाई को रिलीज करता है और कुछ बड़ी बड़ी विशाल रिंग्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं और ये सारी रिंग्स बहुत ही ज्यादा तेजी से आसपास की सारी रोशनी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा सा ब्लैक स्फीयर बन जाता है जिसके अंदर केनपाची और तोशिन होते हैं। और ये ब्लैक बॉल जुजुत्सु काइसन के डोमेन एक्सपेंशन के जैसा लग रहा होता है। आपको क्या लगता है गाइस? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इसके अंदर हम केनपाची को देखते हैं। और तोशिन कहता है कि अब बोल साले, क्या लगता है तुझे? केनपाची ज़ेराकी चुपचाप खड़ा होता है। केनपाची ना ही कुछ देख सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है। ये चल क्या रहा है? मैं कुछ देख नहीं पा रहा। और तोशिन कहता है क्या हुआ, डर लग रहा है? एक ऐसी दुनिया जिसमें ना रोशनी है ना ही कोई आवाज। और गाइस ये एनमा कुरोगी जो कि इसकी बानकाई है, जो भी इंसान या सोल रिपर इस बानकाई के अंदर होगा उसका सारा स्पिरिचुअल प्रेशर, उसकी सारी सेंसेस सब कुछ चला जाएगा और बस एक गहरा नर्क छा जाएगा और यहाँ से सिर्फ एक ही आदमी बाहर निकल सकता है और वो है जिसने इस बानकाई को क्रिएट किया है। तभी ज़ेराकी जैसे ही तोशिन पर एक हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, तोशिन ज़ेराकी को घायल कर देता है। केनपाची बुरी तरह से घायल हो जाता है और इसे समझ में ही नहीं आता है कि अब इसे करना क्या चाहिए। ना ही ये तोशिन की आवाज सुन सकता है और ना ही इसे देख सकता है। केनपाची समझ जाता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये बहुत ही जल्द मारा जाएगा, पर फिर भी ज़ेराकी किसी डीमन की तरह हंस रहा होता है। भाई इंसान नहीं भाई, ये राक्षस है यार। तोशिन ज़ेराकी पर हमले करता है और जैसे ही इसे जान से मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी केनपाची इसके हमले को डॉज कर जाता है क्योंकि अब ये तोशिन को सेंस कर पा रहा था और इजीली इसके सभी अटैक्स को डॉज कर पा रहा था। ये देखकर तोशिन हैरान रह जाता है कि केनपाची इसके हमलों से बच कैसे रहा है क्योंकि इस डोमेन के अंदर ना ही ये कुछ देख सकता है और ना ही सुन सकता है। तो भला ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? बाहर तोशिन का लेफ्टिनेंट हिसागी यूमिचिका के साथ लड़ रहा होता है और हिसागी यूमिचिका पर भारी पड़ रहा होता है। तभी यूमिचिका नोटिस करता है कि इसका कैप्टन ज़ेराकी तोशिन के डोमेन के अंदर जा चुका है। इस चीज को देखकर यूमिचिका खुश हो जाता है और बोलता है कि अभी फाइट खत्म नहीं हुई है क्योंकि अब मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ सकता हूँ और बोलता है कि मेरा कैप्टन मुझे नहीं देख रहा है। इसका यही मतलब है कि अब मैं अपनी पूरी ताकत का यूज कर सकता हूँ। स्क्वाड 11 कॉम्बैट्स में माहिर होते हैं और स्क्वाड 11 के कैप्टन यानी कि केनपाची ज़ेराकी ना ही शिकाई को रिलीज कर सकते हैं ना ही अपनी बानकाई को। इसी वजह से स्क्वाड 11 के बीच में एक स्ट्रिक्ट रूल को बनाया गया है कि लड़ाई के दौरान कोई भी इंसान अपनी जानपाक्टो की फर्स्ट फॉर्म को भी रिलीज नहीं कर सकता है और बस अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही अपने ओपोनेंट के साथ लड़ना है। पर अब इसका कैप्टन इसे नहीं देख सकता है और अब यूमिचिका डिसाइड करता है कि ये अपनी असली पावर को रिलीज करेगा और यूमिचिका अपनी शिकाई को रिलीज कर देता है जिसका नाम होता है रोरीरू कुजाको। यहाँ तोशिन लगातार ज़ेराकी पर हमले कर रहा था पर इस बार ज़ेराकी इसके हमले को डॉज करना शुरू कर देता है और इसकी हर एक चाल को देख पा रहा था। पर केनपाची एक बात सोच रहा होता है कि ये इसके हमलों को डॉज करने में तो कामयाब हो चुका है पर इस पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसे देख ही नहीं सकता है और बिना देखे हमला कैसे कर सकता है। और तभी ज़ेराकी एक जगह पर खड़ा हो जाता है और इस मौके का फायदा उठाकर तोशिन अपने ब्लेड को इसके सीने में उतार देता है। अब तोशिन का ब्लेड ज़ेराकी की छाती के अंदर घुस चुका है और इस मौके का फायदा उठाकर केनपाची इसके हाथ को पकड़ लेता है। असल में ये केनपाची का ही प्लान होता है कि जैसे ही तोशिन इसकी छाती के अंदर अपने ब्लेड को घुसाएगा तो इसे तोशिन को पकड़ने के लिए एक मौका मिल जाएगा
था और केनपाची इस मौके का पूरा फायदा उठाता है और तोशीन को पकड़कर इसे बुरी तरह से घायल कर देता है। और जैसे ही केनपाची इसे टच करता है तो इसे दोबारा से देख और सुन पाता है। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, कहाँ जाओ, दोबारा मुझ पर हमला करो। और जैसे ही केनपाची इसको पीछे धकेलता है तो दोबारा से अंधा हो जाता है और तोशीन बुरी तरह से घायल हो जाता है। और जैसे ही तोशीन इस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, केनपाची इसके हाथ को पकड़ लेता है और इसे बुरी तरह से घायल कर देता है, जिसकी वजह से इसका डोमेन एक्सपेंशन भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। और बाहर कोमामुरा ये देखकर अक्का-बक्का रह जाता है और केनपाची इसके डोमेन एक्सपेंशन से बाहर आ जाता है। तोशीन को यकीन ही नहीं होता है कि ये हार चुका है। नहीं, मैं हार नहीं सकता। अबे चला जा यहाँ से। और केनपाची कहता है कि भाई मैं जा रहा, मुझे कोई शौक नहीं है एक ऐसे आदमी के साथ लड़ने का जिसका एक पैर ऑलरेडी कब्र में है। और तभी तोशीन अपनी तलवार को केनपाची के पीछे लेकर आता है। बेवकूफ इंसान। और तभी कोमामुरा यहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि ऐसा मत करो तोशीन, ये आदमी तुम्हें कभी नहीं समझ सकता। और कोमामुरा का हेलमेट टूट जाता है और हम कोमामुरा के असली चेहरे को देखते हैं, जो कि एक जायंट ह्यूमनॉइड फॉक्स होता है। इसके चेहरे को केनपाची ने भी पहली बार देखा होता है और इसके चेहरे को देखकर हंसने लगता है और बोलता है कि साले तू मुझे कह रहा था कि मैं बीस्ट हूँ, हाँ तुम खुद एक मॉन्स्टर हो। ये सुनकर कोमामुरा को गुस्सा आ जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए अपनी बांकाई को रिलीज करता है, जिसकी वजह से एक बहुत विशाल जायंट सैमुराई इसके पीछे आ जाता है। और इसे देखकर केनपाची एक्साइटेड हो जाता है। इस तरफ रेंजी को होश आता है और इस रिकीची नाम के बंदे ने रेंजी की जान बचाई थी और हानातारू इसे हील करता है। दरअसल हानातारू को जेल के अंदर डाल दिया गया था क्योंकि इसने रुकिया को बचाने के लिए इचिको की हेल्प की थी, पर रिकीची ने इसके सेल को खोल दिया और इसे आजाद करवा दिया। तुम्हारा शुक्रिया। अरे नहीं भैया, उसकी कोई जरूरत नहीं। दरअसल आप मुझे जब मिले थे तो आपके वुंड से पहले ही किसी ने हील कर दिए थे और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है। खैर वो सब छोड़िए, आप चिंता मत कीजिए, इचिको रुकिया को बचा लेगा। क्या तुम बस दिखने में बीस्ट जैसे लगते हो, क्या लड़ते भी वैसा ही हो? यही तुम्हारी कमजोरी है ज़ेराकी। मैं तोशिन जैसा नहीं हूँ। बानकाई, कोकोजो, पेंगिन मेरा हो। और कोमामुरा अपनी बानकाई को रिलीज कर देता है। आ जाओ केनपाची। और दूसरी ओर एग्जीक्यूशन स्टैंड के ऊपर रुकिया पहुंच चुकी थी और बस अब कुछ ही देर में इसका एग्जीक्यूशन होने वाला था। रुकिया बहुत ही ज्यादा उदास होती है। तभी हेड कैप्टन यामा यहाँ पर आते हैं और रुकिया से इसकी आखिरी इच्छा पूछता है। मेरी बस एक ही इच्छा है, प्लीज मेरे दोस्तों को कुछ मत कीजिएगा और उन्हें सही सलामत इंसानी दुनिया में वापस भेज दिया जाए। और यामा इसकी इच्छा को एक्सेप्ट कर लेता है, पर ये शैतान बुढ़ा बहुत ही ज्यादा खड़ूस होता है। इसे रुकिया के विश से घंटा फर्क नहीं पड़ता है। इसने बस रुकिया को तसल्ली देने के लिए इस विश को एक्सेप्ट कर लिया था और रुकिया के मरने के बाद ही ये इचिको और बाकी सभी को मौत के घाट उतार देगा। और इस बात का अंदाजा रुकिया को भी हो जाता है। यहाँ पर कुछ कैप्टन्स और उनके लेफ्टिनेंट्स भी मौजूद होते हैं और तभी ब्याकुया कुचकी यहाँ पर आ जाता है। भैया, पर ब्याकुया इसे देखकर मुंह फेर लेता है। ये देखकर रुकिया और भी ज्यादा उदास हो जाती है। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और गाइज इस सीरीज के ऊपर व्यूज थोड़े कम आ रहे हैं, पर अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो गाइज प्लीज सपोर्ट कीजिए यार। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी जरूर कर दीजिएगा। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।